इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन भी कराची के मकामी लोगों को होना चाहिए। 18वीं तरमीम, इसमें सबसे बड़ा मसला आ रहा है 18वीं तरमीम का। 18वीं तरमीम के बाद सूबे के तमाम वसाइल, तमाम जामियात के सरबराह का जो अख्तियार है वो वज़ीर आला सिंध के पास है। अब वज़ीर आला सिंध इसमें क्या इक़दाम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, एक जामिया तरमीमी बिल ले आए। जामिया तरमीमी बिल में क्या होगा कि एक 20 ग्रेड का अफसर जो अपने हल्के में न गवर्नमेंट स्कूल सही कर सका, न कॉलेज सही कर सका, जिसके हल्कों में अंदर सिंध में स्कूल और कॉलेज में जानवर बनते हैं, वो अब आके जामिया कराची चलाएंगे और दीगर जामियात चलाएंगे। तो कैसे चलाएंगे? अगर हम किसी एडमिनिस्ट्रेटर को अभी लगा दें ना चैंपियंस ट्रॉफी में टीम का कैप्टन, नहीं लगा सकते आप, उसको नहीं पता क्रिकेट, तो फिर जामिया कराची और जामिया सिंध दीगर जामियात में एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आके चीज़ें संभालेगा, जबकि उससे अपने इलाके में वो तजावुज़ात तक नहीं संभाल सकता। जो जाली डोमिसाइल है इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए और चेक किए जाएं। और ये जो डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ने उज्जलत में और कराची दुश्मनी में हफ्ता इतवार को जो इंटरव्यू कॉल दे दी है उसको कैंसिल करें। पहले डोमिसाइल पीआरसी उनका चेक करें, रीटेक करें उस इंटरव्यूज़ को, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे कराची के बच्चों को हक दिया जाए। इसी तरह आगे जब सिंध हुकूमत 16 साल से नाफिज है, हमारे सूबे पे मुसल्लत है, तो दोहरा निज़ाम क्यों चल रहा है? हम उनसे पूछना चाहते हैं। ये मेरे पास स्टेट्स हैं, आप देख सकते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी की फ़ीस जहाँ लाखों रुपए में, उन्हीं डिपार्टमेंट्स में सिंध यूनिवर्सिटी की फ़ीस 19,000 22,000 है, जबकि कराची यूनिवर्सिटी में 45,000 तालिब इल्म है और कराची यूनिवर्सिटी में हमारे पास पॉइंट बस कितने हैं? 50 28। और इसी तरह 22,000 बच्चे हैं सिंध यूनिवर्सिटी में। सिंध यूनिवर्सिटी में जो है 70 पॉइंट बसेज हैं। मैं आप लोग को आगे बताता चलूँ कि सिंध यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी में हमारे इनसे सवाल ये कि 80 से 100% का फ़र्क किस कानून के तहत है? दूसरा, रोज़गार बंद करने के बाद फ़ीस में जो इजाफे इन्होंने कर दिए, सिंध गवर्नमेंट ने एक हल निकाला है कि अगर डेफिशिएंसी जा रहा है और लॉस में जा रही है यूनिवर्सिटी तो आप फ़ीस बढ़ा दो। तो ये किसी भी मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं होता कि आप बच्चों पे इजाफी बर्डन डालो। वैसे ही हमारे तालीमी इदारों में ना लाइब्रेरी है, ना लैब है, ना क्लासरूम्स हैं। दुनिया में चीज़ें मैसर करती है, सहूलियात मैसर करती है अपने तालिब इल्मों को, और हमारे वो तालिब इल्म पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 18 करोड़ नौजवानों पर मुश्तमिल, और उन नौजवानों के मुस्तकबिल में उन्हें क्या दे रहे हैं कि उनके तालीमी इदारों में, उनके प्रैक्टिकल सेंटर्स में लाइट नहीं होती, वहाँ बाथरूम का एक सही निज़ाम नहीं है, वहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, उसके बाद भी हम फ़ीस बढ़ा देते हैं। तो मजबूरन हमारे बच्चों को महंगे ट्यूशन सेंटर्स जाना पड़ता है। वो तालीम की भी फ़ीस देते हैं यूनिवर्सिटी की, उसके बाद सही तालीम हासिल करने के ट्यूशन सेंटर भी जाके फ़ीस दे रहे हैं। वैसे ही रोज़गार ख़त्म कर दिया है, बच्चों पे फ़ीस का बर्डन बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या कराची की आवाम को या सिंध की आवाम को किस तरफ लेके आना चाह रहे हैं? दरिया सिंध में धकेलना चाह रहे हैं? टीचर्स और प्रिंसिपल्स वगैरह जो यहाँ पे हैं, वो 80% लोग वो हैं जो इंटीरियर सिंध से आए हुए हैं। ठीक है, वो आपको अंदाजा है कि वो यहाँ के बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे रोशनी डालना चाहूँगा, सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है 2022 की, जिसमें कहा गया है कि सिंध में 7,000 गोश्त स्कूल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है सिंध में, वो किस तरह इंटर में वो पास हो जाता है, जबकि कराची का बच्चा जो कि इनिशियल स्टेज से तालीम हासिल करता हुआ आ रहा है और अच्छे ग्रेड्स लेता हुआ आ रहा है, वो यहाँ पे आके इंटर में फेल कर दिया जाता है और आगे जाके फिर तालीमी मैदान में वो कोई फिर किसी भी एक्टिविटीज़ में फाल नहीं हो पाता। यहाँ हमारा मुतालबा ये है, सबसे पहले तो ये कि यहाँ के जो भी टीचर्स होते हैं या गैर तदरीसी अमला जो होता है कॉलेज का, वो कराची का लोकल हो। ठीक है, दूसरा ये कि यहाँ पे जो भी कराची के जो रिजल्ट्स हैं और जो भी चेकिंग करते हैं कॉलेजेस वगैरह में, जो भी इंटरमीडिएट की जो भी चेकिंग हुई है, वो अमला भी जो है, वो टीचर्स भी जो हैं, वो सारे कराची के हों। हमारा सबसे पहला इशू ये है कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए जिन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कराची से किया हो, क्योंकि कराची में बच्चों के 75% 80% नंबर बहुत मुश्किल से आते हैं, जबकि दीगर बोर्ड्स में बच्चे 90% नंबर तक हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जो बच्चे कराची से इंटर और मैट्रिक करते हैं उन्हीं बच्चों को कराची मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन मिलना चाहिए, जैसा कि ये पॉलिसी 2018 तक नाफिज थी, लेकिन 2018 के बाद ये पॉलिसी बड़ी ही खामोशी के साथ ख़त्म कर दी गई। मास ट्रांजिट का जो निज़ाम था वो तो 87 में जब फारूक 28 साल की उम्र में मेयर बने थे ना, तो वो लेकर आए तो वर्ल्ड बैंक से। और ये रेड बस जो है ये 2008 में मुस्तफ़ा कमाल भाई ने KMC बस के नाम से शुरू किया, तो ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई। ये रेड बस के अगर आप स्टॉप्स देखेंगे तो ये इसके मैं तो समझता हूँ कि इससे शायद किराया बढ़ रहा है तालिब इल्म पे। अगर वो बैठ रहा है यूपी से और वो 50 रुपये दे के आ रहा है, जो कि अब बढ़ के 80 रुपये हो गया, जैसा आपने कहा,
अब वो उतरेगा गुलशन, गुलशन से जामिया कराची जाने के लिए वो फिर से एक चिंची करेगा, या तो फिर पैदल जाएगा, और जामिया कराची में हर डिपार्टमेंट गेट से कम से कम भी 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो ये तो खर्चा बढ़ गया। इनको कोई रूट बनाना चाहिए था, जिस तरह दीगर शहरों में होता है, तरक्की करने वाले मुल्कों में होता है कि स्कूल की बसें, यूनिवर्सिटी की बसें फ्री होती हैं। अगर ये वो नहीं कर पा रहे, सिंपल सा हल है कि पॉइंट बसेस बढ़ा दें। आज हमारे पास स्टील टाउन का सिर्फ एक पॉइंट है, औरंगी टाउन जिसने एनडी में सबसे ज़्यादा इंजीनियर दिए, वहाँ का एक पॉइंट है। तो ये चीज़ें, इस पर हम आवाज़ उठाते रहें, और हमारा मुतालबा ये कि पॉइंट बसेस में इजाफा किया जाए। ये रेड बस और ये चीज़ें ये चलाते रहें, इसमें भी ये चला के बंदी कर रहे हैं। 1-1 2-2 साल में ये रेड बस आए दिन एक्सीडेंट कई शिकार हो रहे होते हैं, इससे हमारे लोग